नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए, जिसमें आज हम बात करेंगे झारखंड के बनते बिगड़ते सियासी समीकरण का डीएनए टेस्ट करेंगे, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान आज राजनीतिक अस्थिरता के तौर पर बन गई। किसी भी पार्टी को अब तक स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जनता भी कंफ्यूजन में है, ऊहापोह में है, सियासी दल भी कंफ्यूजन में है। इसके कई कारण हैं, आज हम उन्हीं कारणों का करेंगे डीएनए टेस्ट। और अब आइए करते हैं झारखंड के राजनीतिक हालात का डीएनए टेस्ट। झारखंड में पोस्टर्स और बैनर्स में मुस्कुराते चेहरों की संख्या बढ़ रही है। नेता आला कमान से भी ज्यादा ध्यान जनता की बातों पर देने लगे। शिक्षा, जमीन, विस्थापन जैसे शब्द एक बार फिर सेल के सामान की तरह डिस्काउंट रेट पर राजनीति के बाजार में बेचे जाने को तैयार। मतलब साफ है, झारखंड में दल चुनाव के मूड में है, पर जनता चिंता के मूड में। अब पूछेंगे आप चिंता क्यों? तो चिंता इसलिए भाई क्योंकि सवाल झारखंड के विकास को लेकर उठेंगे। नारों के बीच सपनों को बेचने का काम होगा, पर हकीकत क्या है झारखंड की, इसको समझना भी जरूरी है। झारखंड की राजनीति और हालात पर बात करने से पहले 14 सालों में उस जनता की स्थिति को देखेंगे जिसके विकास के लिए चुनाव होने की बात होती है या नीतियों को बनाने की बात होती है। अब देखिए, सत्ता की भूख जब नियत पर हावी हो जाए तो स्थिति बिल्कुल झारखंड राज्य की तरह होती है। झारखंड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2011 के बीच 100 लोगों की मौत भूख की वजह से हुई। आप कल्पना कीजिए कि आप भूखे हो, आपके पास अनाज नहीं हो, और अगले साल चुनाव के समय आपके दरवाजे पर आकर नेता कहते हैं कि वो आपको टीवी और फ्रिज देंगे। जी हाँ, टीवी फ्रिज देने के वादे के दौर में 100 लोग भूख से मर गए। झारखंड की स्थिति। अब क्योंकि ये बड़े लोग नहीं थे, इसलिए इस पर शोक सभा नहीं हुई, मीडिया का ध्यान नहीं गया, अखबार के पहले पन्ने पर इन्हें छापा नहीं गया, पर यह हकीकत नहीं थी, ऐसी बात नहीं। इसलिए हमें और आपको पता भी नहीं चला कि झारखंड की स्थिति ये थी। और ये भी देखिए आप, जिन आदिवासियों को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि ये भूमि उनकी है, झारखंड उनकी अपनी भूमि है, उनकी जान भी भूख से गई। अपने राज्य में भूख से मरे भी वो। भूख से मरने वालों में 40 आदिवासी समुदाय के थे। झारखंड की स्थिति ये भी कहती है कि बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल है। आप कहते हैं बच्चे समाज का भविष्य होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, पर अगर आंकड़ों के हिसाब से आप देखें तो झारखंड का भविष्य कहां है, ये समझने के लिए आंकड़े काफी होंगे। देखिए, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक करीब 57% बच्चे झारखंड में कुपोषण के शिकार हैं। करीब 70% बच्चों में खून की कमी है। और फिर बात आदिवासियों की, जिनकी अपनी भूमि पर उनके पैरों तले जमीन खिसकने की नौबत आई। बात उनकी भूमि की, लेकिन स्थिति क्या है देखिए। आंकड़े ये कहते हैं कि 80% आदिवासी बच्चे और 85% आदिवासी महिलाओं में आज भी खून की कमी है। और ये आंकड़े हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि झारखंड में चुनाव होने की बात सामने आ रही है, पर झारखंड की स्थिति आपको बताना जरूरी है। राज्य में देखिए आप, विस्थापन के लिए कहा गया कि विकास बहुत जरूरी है, इसलिए विस्थापन की स्थिति है, पर क्या विकास हुआ? हकीकत यह है कि 80% विस्थापन विकास के नाम पर हुआ, पर पुनर्वास सिर्फ 5%। फर्ज कीजिए आप कि आपके घर पर आकर सरकार का नुमाइंदा कहता है कि आप घर खाली कीजिए, इसके बदले राज्य की तरक्की होगी, और आप सड़क पर आते हैं, तो क्या करेंगे आप? और स्थिति झारखंड की यह भी कहती है कि बाकी लोग अपनी जमीन को सिनेमा हॉल की सीट की तरह अगले शो में किसी और का मानकर भटक रहे हैं। सिर्फ 5% लोगों को घर मिला, 95% जो विस्थापित थे वो सड़क पर घूम रहे हैं। उनकी बात सुनने वाला आज झारखंड में कोई नहीं। दूसरे राज्यों में देखिए, जाना गलत बात नहीं होती, पलायन कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन पलायन की वजह अगर मजबूरी हो तो सवाल व्यवस्था की मजबूरी पर उठते हैं। और ये सवाल इसलिए झारखंड पर उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में करीब 30 लाख से भी ज्यादा झारखंडियों ने अपना राज्य छोड़ दिया। दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, बाहर रहने को मजबूर हैं, पर यहां सरकार कहती है और पार्टी कहते हैं कि हम झारखंड के लिए काम करें। करीब 5 लाख महिलाएं एक शहर से दूसरे शहर में, झारखंड की महिलाएं भटक रही हैं, रोजगार के लिए भटक रही हैं। बेटियों को बचाना है, बेटियों को बचाने के नाम पर योजनाएं हैं, उनका मान बढ़ाने के नाम पर नेता माला पहनते हैं, भाषण देते हैं, ताली के केंद्र में रहते हैं, पर झारखंड की बेटियों की स्थिति क्या है देखिए। दिल्ली की एक सर्वे हुई, और दिल्ली की सर्वे में एक रिसर्च के मुताबिक यह पता चला कि झारखंड से आने वाली 54.7%, 54.7% लड़कियां दूसरों के घर में नौकरानी का काम करती। चलिए आप ये भी कहेंगे कि ठीक है भाई, काम करती हैं, ईमानदारी से काम करती हैं, तो उसमें गलत क्या है, बुरा क्या है? तो सवाल उन लड़कियों के भविष्य को लेकर है, झारखंड की बेटियों के भविष्य को लेकर है। जो लड़कियां बाहर काम करती हैं उनमें 70% लड़कियां 18 साल से कम उम्र में अपने घर को छोड़ देती हैं। यानी झारखंड छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या अगर एज के हिसाब से देखें, उम्र के हिसाब से देखें, तो 18 साल से कम की लड़कियां होती हैं। और त्रासदी देखिए आप, इनमें से 72% की शादी नहीं होती क्योंकि वो नौकरानी का काम करती है। तो सोचिए उनका भविष्य कैसे होगा।
उनके भविष्य पर ब्रेक लगेगा, फिर ट्रैफिकिंग की समस्या सामने आएगी। लेकिन एक चीज जिस पर कभी ब्रेक नहीं लगती है वह बड़े होटलों में मीटिंग, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े कैंप्स। अब देखिए, पिछले 10 सालों में 102 MOU साइन हुए, यानी सरकार जो कंपनियों के साथ करार करती है, 102 कंपनियों के साथ करार हुए। पर क्या स्थिति बदली है? स्थिति नहीं बदली है, इसलिए हम आपको पिछले 14 सालों की स्थिति बता रहे थे। अब आइए आखिरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। 2000 से 2011 के बीच की झारखंड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 550 एनकाउंटर हुए, 4372 लोगों की गिरफ्तारी नक्सली बताकर। पर क्या समस्या का समाधान हुआ? समस्या का समाधान नहीं। और अब नेताओं का नाम उनको बढ़ावा देने में आ रहा है। यानी आप देख रहे हैं झारखंड में जो समस्या है वो बनी हुई है, अब तो नेताओं के नाम भी उनके साथ जुड़े जा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन इसलिए आपको देना जरूरी था कि आगे हम झारखंड की राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो पहले झारखंड के बारे में बताना जरूरी था। पर अब देखिए, लगता है राजनीतिक उठापटक के लिए लगातार सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के लिए राजनीतिक अस्थिरता उसकी नियति बन गई। 14 साल के झारखंड ने अब तक 9 मुख्यमंत्री देखे और इस दौरान 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। कोई भी सरकार 5 साल तक नहीं चली। यहां के सत्ता के समीकरण को समझना भी मुश्किल है। अब तक बिना स्पष्ट बहुमत के बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, आजसू, जेवीएम, झारखंड की सभी क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलीय सभी सत्ता में शामिल है, सत्ता का भोग कर चुके हैं। गठबंधन यहां बेमानी है, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस के साथ भी सरकार बना चुका है और बीजेपी के साथ भी। आजसू वर्तमान की हेमंत सरकार को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा सत्ता का सुख उसने भोगा है। कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय मधु कोड़ा सूबे के सीएम बने और उसके बाद कोड़ा ने क्या किया ये आप जानते हैं। हालांकि बाद में उन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप भी लगा। यानी जोड़ तोड़ की राजनीति झारखंड के सियासत की स्याह सच्चाई है। हालांकि इस समय जिस तरीके की खींचतान सियासत में देखने को मिल रही है, उसे देखकर यह भी लग रहा है कि जनता एक बार फिर गठबंधन की राजनीति के दौर से बाहर आना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है। हाल ही में केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि गठबंधन राजनीति की वजह से कई जगह मिलीजुली सरकारों को मुश्किलें हुई। और एक चर्चा यहां पर करना जरूरी है। आगे बढ़ने से इस बात को हम जरूर बताना चाहेंगे कि चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। पहली बात यह कि झारखंड में समस्या बनी होगी, और दूसरी बात यह कि जनता क्या चाहती है। आज की तारीख में एक आम झारखंड का वोटर चाहता क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आज इसी को डीएनए में समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बात आप यूपी की करें, चाहे बिहार की करें, चाहे झारखंड की करें, समस्या एक जैसी है। जनता बदलाव चाहती है। गठबंधन राजनीति को लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों, अब देखिए कांग्रेस और बीजेपी पर समय समय पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगते रहे। चाहे केंद्र की सत्ता हो या राज्य की गठबंधन में शामिल सहयोगी दल, इन पर राष्ट्रीय दलों पर गठबंधन धर्म का पालन न करने के आरोप लगते रहे। पार्टियां सहयोगी जो है वो कहते हैं कि दूसरी पार्टियां एरोगेंट हैं। और शायद आप कहिए यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या मनमोहन सिंह की सरकार रही हो या फिर देश में चल रही जो भी सरकार रही, विकास की धीमी रफ्तार के लिए हमेशा गठबंधन सरकार को जिम्मेवार ठहराया जाता रहा। और कमोबेश इसी तरीके के बयान आए राज्यों में गठबंधन सरकार को चलाने वाले मुखियाओं की तरफ से। अब झारखंड की बदहाली की जब बात आती है तो यहां सरकार जो लोग चला रहे हैं या जो चला चुके हैं वो भी कहते हैं कि भैया गठबंधन की मजबूरी है, इसलिए नियम बनाने में दिक्कत है, नीति में दिक्कत है और सवाल नियत पर उठते हैं। जब कभी भी मौका मिलता है तो घटक दल गठबंधन के सहयोगियों पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ते। हाल ही में कांग्रेस कानून व्यवस्था और विकास के नाम पर जेएमएम को घेर रही थी, आप इस बात को जानते हैं। हालांकि इस दौरान वो अपने मंत्रियों को 100 में 100 नंबर भी दे रही थी। मतलब साफ है कि यहां गठबंधन की राजनीति का मतलब जनता की सेवा करना नहीं, अपनी सियासत को चमकाना है, और यही झारखंड की राजनीति में हो भी रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, गठबंधन की राजनीति के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। संभवतः देश में सबसे पहले गठबंधन की सरकार केरल में बनी थी, लेकिन वो सरकार बहुत दिन चली नहीं, ठीक ढंग से चल नहीं पाई। अगर पश्चिम बंगाल का एक एग्जाम्पल छोड़ दें, अपवाद को छोड़ दें, तो शायद आप दावे के साथ भी कह सकते हैं कि भारतीय जनमानस में शायद गठबंधन की सरकार के लिए परिपक्व बहुत स्थान नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में लगभग 3 दशक गठबंधन की सरकार चली, लेकिन ये राज्य देश के बाकी राज्यों के मुकाबले कहां रहा, आप देखिए। विकास की दौड़ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति के 3 बड़े प्रयोग हुए: जनता पार्टी, जनता दल और एनडीए। अब अगर आप एनडीए को छोड़ दीजिए तो बाकी के प्रयोग काफी हद तक असफल ही रहे। तो
तो क्या झारखंड में एक बार फिर से यह प्रयोग होगा? क्या झारखंड में एक बार फिर से गठबंधन का यह प्रयोग होगा और वो सफल रहेगा? और झारखंड के जिस विकास की स्थिति हम आपको बता रहे थे सच्चाई, क्या वो सच्चाई ऐसे ही बने रहेंगे? वैसे देखिए, सबसे ज्यादा निर्दलीय कोड़ा साहब 709 दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी ने 4 बार सरकार बनाई, 1 बार बाबूलाल मरांडी और 3 बार अर्जुन मुंडा यहां के मुख्यमंत्री रहे। जेएमएम ने भी 4 बार सरकार बनाई। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रहे, जिसमें उनका न्यूनतम कार्यकाल 10 दिन और अधिकतम कार्यकाल 154 दिन रहा। हेमंत सोरेन वर्तमान में सीएम है और वो 13 जून 2013 से झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस, आरजेडी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है, पर सवाल बार बार उठते हैं सरकार को लेकर, स्थायित्व को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वैद्यनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड से जुड़ रहे हैं। उनके पास चलेंगे और थोड़ा स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे आज कि झारखंड की स्थिति अगर है तो आने वाले समय में झारखंड की स्थिति क्या होगी, राजनीति किस दिशा में जाएगी और साथ ही साथ विकास का क्या होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वैद्यनाथ मिश्रा जी। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आप वरिष्ठ हैं, आप झारखंड की राजनीति को मुझसे बेहतर समझते रहे। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि 14 साल के आंकड़ों से हमने शुरुआत की सर। किसी भी फ्रंट पे आंकड़े बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करते हैं, उत्साहित नहीं करते हैं। क्या एक बार फिर से ऐसी अस्पष्ट स्थिति देखने को मिलेगी झारखंड में? अब स्थिति अस्पष्ट होगी या स्पष्ट होगी यह तो जनता तय करेगी। हम लोग यहाँ बैठ के तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अब ये दोनों तरफ से ये स्थिति बन रही है कि हमको पूर्ण बहुमत दीजिए, लेकिन गठबंधन की सरकारों के चलते काम नहीं हुआ, ये सिर्फ एक बहाना है। स्थिति अस्पष्ट। आप बिहार देख लीजिए, नीतीश जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो संबंध विच्छेद हुआ, उसके पहले इन दोनों दलों ने बहुत बढ़िया गठबंधन की सरकार चलाई, वहाँ विकास भी हुआ। नीतीश जी विकास पुरुष का तमगा भी अपने ऊपर लेकर लगाया उन्होंने। तो गठबंधन जो है वो खराब नहीं है, गठबंधन मिलके भी काम करता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2 दर्जन पार्टियों को मिला करके चली और मोटा मोटी ठीक ठाक काम ही। सवाल है कि गठबंधन में कौन लोग शामिल है, गठबंधन में जो शामिल दल है वो किस तरह के लोग हैं, उनकी नीति क्या है, उनका कार्यक्रम क्या है। जैसे अब कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, दावे करती है, उसका झारखंड में एक मंत्री जो है वो उग्रवादी सरगना है। वो हथियार खरीदता है, हथियार सप्लाई करता है, लोगों को लेकर चलता है और उग्रवादी संगठन बनाता है। पर एक चीज कांग्रेस ने मधु कोड़ा की सरकार बनवाई जिसमें कि आधे दर्जन मंत्री जेल चले गए। अब सवाल है इन सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार कौन है? आपने पूरा आंकड़ा सुना दिया, सब कुछ दिखा दिया, जिम्मेदार कौन है? लोकतंत्र में हर बीमारी का इलाज जनता के पास है, और जनता की स्थिति क्या है? यहाँ हरिनारायण राय जेल में रहता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, वो चुनाव जीत जाते हैं। माननीय विधायक है आज हमारे पास। बेंजामिन लकड़ा जो चोरी पकड़ने का काम करते हैं, महालेखाकार थे, वो चुनाव हार गए, एनओसी का चुनाव जीत गए। कौन वोट दिया? मान लीजिए ये तो बड़ी बहस है। मधु कोड़ा जब पार्लियामेंट का वैद्यनाथ मिश्रा जी, मान लीजिए आप जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल अगर खड़े करेंगे, या मान लीजिए ठीक है जनता उसके लिए जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, तो फिर अरविंद केजरीवाल वाली बहस हो जाएगी। लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है वो इस बात को लेकर है कि झारखंड की स्थिति ऐसी है तो क्यों है? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि गठबंधन में बीजेपी भी रही है, जेडीयू, कांग्रेस की भी गठबंधन की सरकार रही है, तो फिर किसे दोषी माना जाए और कहां गलती रह जा रही है? मैं आपसे थोड़ा डिटेल में समझूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वैद्यनाथ मिश्रा जी से थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि कोई तो दोषी होगा भाई, 14 सालों में कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कम से कम किसी को तो बुक करने की जरूरत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज डीएनए में झारखंड की राजनीतिक स्थिति को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आगे नजदीक या फिर चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है, और इन सब के बीच स्थिति को थोड़ा समझना जरूरी कि जनता को आखिर आज तक मिला क्या, राजनीतिक हालात क्या है। वैद्यनाथ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। वैद्यनाथ जी, सर मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था, अभी ब्रेक से पहले जो हम चर्चा भी कर रहे थे, मुझे एक चीज समझाइए सर। कांग्रेस भी गठबंधन की सरकार चला चुकी है, बीजेपी भी गठबंधन की सरकार चला चुकी है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि हमको थोड़ा हताश हो जाने की जरूरत है कि हम गलत हैं या हम ही इनको चुनते हैं इसलिए हमको हताश हो जाने की जरूरत है, या झारखंड की जनता के लिए कोई उम्मीद भी है आपकी नजर में? देखिए, हताश होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना सतर्क हो जाइए।
जनता को सतर्क होना चाहिए। आप अच्छे प्रतिनिधि चुनेंगे नहीं। लोकतंत्र में सरकारें वैसी ही होती हैं जैसे वहाँ के लोग होते हैं। तो चाहे झारखंड की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, या बिहार की बात हो, देश में कहीं भी जाएंगे जैसे लोग होंगे वैसी उनकी सरकार होगी। जहाँ तक ये जिम्मेदारी की बात है, आप पहली सरकार देखिए, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी। बाबूलाल मरांडी जी की सरकार में सबसे अधिक हलचल किसने मचाई? जो पल पल में 100-200 ग्राम नैतिकता छिड़कते रहते हैं। इंदर सिंह नामधारी जी स्पीकर थे, और वो अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो मेरी चाल देख ले। और उसके बाद जो करप्ट जो मंत्री थे, जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन सारे लोगों ने बगावत कर दी और उनको हवा दे दी। नामधारी जी जो बिल्कुल संत पुरुष हैं, सुभाषित गाते रहते हैं, और वो सरकार गिर गई। परिणाम क्या हुआ कि वो सारे लोग जो आरोपी थे वो अर्जुन मुंडा की सरकार बनी 2003 में, उसको मंत्री बन गए। अब क्या किया जाए बताइए? कई बार हम लोगों की बातें हुई, अब तो नहीं तो सरकार चलाना है। अब सरकार चलाना है, राज्य को चलाना है या नहीं चलाना है, सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से सरकार बनाई। ये पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड बना दिया कि एक निर्दलीय व्यक्ति जिसके पास सिंगल एमएलए था अब वो सरकार बनी झारखंड में, और दो साल से ऊपर वो सरकार चली, जिसके आधा दर्जन मंत्री जो है वो जेल गए और कुछ जाने की तैयारी में थे लेकिन नहीं जा पाए। तो कम से कम उसके लिए यात्रा करके आ गए, खुद मुख्यमंत्री जी भी जेल यात्रा करके। तो क्या मधु कोड़ा की जो जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं कौन जी हाँ बताइए, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए सर जी। तो वो आप बताइए कि वो जो स्थिति बनी झारखंड में, कहीं बनी है देश में अंदर, कहीं बना? तो अभी आप झारखंड में देखिए, 2 मंत्री इनके जो हाजी हुसैन अंसारी और सुरेश पासवान, ये दोनों इतने संगीन जुर्म में फंसे हुए हैं जो बिल्कुल उनका एक कोनाइवेंस है एक रकीबुल हसन से या जो कोहली से। मान लीजिए कहीं कोई हलचल नहीं है, कहीं कोई सुनने वाला। वैद्यनाथ मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि आप सवाल उठा रहे हैं नेताओं पर, आप सवाल उठा रहे हैं राजनीतिक दल के चरित्र पर, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अगर यही स्थिति रहती है तो क्या आपको लगता है कि आगे गठबंधन की राजनीति की वापसी अगर होती भी है तो आपके हिसाब से झारखंड की जनता को बहुत कुछ नहीं मिलने जा रहा है, आप ये कहते हैं? या फिर अगर स्पष्ट बहुमत की स्थिति आती है तो राजनीतिक दल अपने चरित्र को बदलकर थोड़ा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे? दोनों में से क्या लगता है आपको? देखिए, अगर किसी एक दल को अगर स्पष्ट बहुमत मिलता है तो उसके ऊपर एक दबाव होगा, जनता का दबाव होगा और मीडिया का भी दबाव होगा। और जब कई दलों को मिला करके, अलग अलग लोगों को मिला करके विविध रंग की जो सरकारें बनती हैं, उनमें जिम्मेदारी तय करना मुश्किल है, क्योंकि सबकी कोई आप जनता के हित के लिए सरकार में शामिल नहीं होता। सबके अपने अपने निजी एजेंडे हैं, चाहे आजसू पार्टी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबके अपने अपने निजी एजेंडे हैं। अपने निजी एजेंडे को लागू करने के लिए सरकार बनाते भी हैं, सरकार गिराते भी हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हड़काते भी हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो सवाल यह कि जनता के लिए सरकारें नहीं बन रही हैं। अगर स्पष्ट बहुमत अगर किसी पार्टी को मिलता है या जनता ऐसा सोचती है कि नहीं, इनको बहुमत दिया जाना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उस पर एक दबाव बढ़ेगा, नैतिक दबाव पड़ेगा, और उसके गिरेबान को पकड़ करके जनता पूछ सकती है कि आपको हमने दिया है। पर एक चीज बताइए वैद्यनाथ मिश्रा जी, एक चीज बताइए। देखिए, आपकी बात में भी थोड़ा विरोधाभास है। आप बहुत सीनियर हैं मुझसे, पूरे सम्मान के साथ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, अभी आप कह रहे थे सर कि गठबंधन की सरकार में अगर काम नहीं होता है तो ये एक बहाना है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं सर कि मान लीजिए गठबंधन की सरकार में जो लोग शामिल होते हैं उनके अपने स्वार्थ भी होते हैं, तो किस नतीजे पर पहुंचा जाए बताइए? गठबंधन की सरकार बनेगी तो काम होगा या स्पष्ट मैंडेट आएगी तो काम होगा? ये गठबंधन की सरकारों से काम नहीं होगा, मैं कहीं विरोधाभास नहीं है मेरे विचार में, क्योंकि गठबंधन जो है कोई बहुत नीति सिद्धांत आदर्श के आधार पर नहीं होता है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का कौन सा सिद्धांत था, इन्होंने सरकार बनाई, और फिर कांग्रेस के साथ जेएमएम चला गया, उसमें कौन सा सिद्धांत उसमें आ गया? ये गठबंधन जो होता है उसके पीछे कोई नीति तर्क शास्त्र नहीं है, और प्री पोल अलायंस भी नहीं है। प्री पोल अलायंस तो कांग्रेस का था और जेबीएम का था, दोनों अलग हो गए हैं, और आज भी गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे कोई नहीं जानता है। तो थोड़ा इसी गठबंधन को समझाइए। पोस्ट पोल अलायंस है, उसमें केवल समझौता होता है। तो थोड़ा इसी गठबंधन को समझाइए। मैं चाहूंगा कि जो लोग झारखंड की राजनीति को आपसे और बेहतर तरीके से समझना चाह रहे होंगे, उसको थोड़ा आप स्थिति और समझाएं। वैद्यनाथ मिश्रा साहब, मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस जो है वो जी कांग्रेस जो है वो जेएमएम के साथ है सर, ठीक है, कांग्रेस जेएमएम के साथ है, सरकार में शामिल है, लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार सरकार पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं, कहते हैं कि हम साथ भी जाएंगे, और ये भी कहते रहे कि हम 81 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसको कैसे देखा जाए?
देखिए दिक्कत क्या है कांग्रेस को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी चुनावी तैयारी में बहुत आगे निकल गया है जी ये आज की परिप्रेक्ष्य में। और अच्छा। कांग्रेस को वो जरूरी सीटें नहीं दे रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा जितनी सीटें ये मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कई सीटों पर कांग्रेस के बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के चलते फंस रहे हैं। जैसे आपको पाकुड़ में बता दूं, पाकुड़ में आलमगीर आलम लड़ेंगे या वहां का सीटिंग एमएलए जेएमएम का वो लड़ेगा, जामताड़ा की सीट फंसी, ऐसे कई सीटें फंसी हुई है। ये चाहते हैं कि हम अकेले लड़ें अब मेरे या उनसे ज्यादा सीटें हम बार्गेन करके लें, मेरे और पास जेएमएम 50 देने को तैयार नहीं। मेरे पास नंबर 1। जी नंबर 2, मेरे पास वक्त की कमी है सर। नंबर 2 की जेवीएम जो है वो चाहता है कि हम कांग्रेस के साथ जाएं, लेकिन वो चाहता है कि हेमंत सोरेन का नेतृत्व तो मुझे स्वीकार नहीं है, हेमंत सोरेन के लिए हम वोट नहीं मांगेंगे। बाबूलाल मरांडी जी ने साफ साफ कह दिया, मेरी निजी बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने कहा। यह एक मामला बना हुआ है जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये जो है वो भी चुनाव की तैयारी में आगे निकल चुकी है वहां पर, और उससे भी जेवीएम गठबंधन करना चाहता है, शामिल होना नहीं चाहता। भाजपा चाहते हैं कि वो शामिल हो जाए, लेकिन जेवीएम का कहना है कि हम गठबंधन आपसे करेंगे और सीट दर सीट आपसे बात करेंगे। अभी कुछ खिचड़ी पक्की नहीं है, केवल चावल अलग है, दाल अलग है, सब्जी अलग है। एक फाइनल कमेंट मुझे दीजिए सर, एक फाइनल कमेंट मुझे दे दीजिए 10 सेकंड में। एक फाइनल कमेंट मुझे एक फाइनल कमेंट मुझे दे दीजिए सर कि अभी क्या राजनीतिक दलों के मन में, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जेवीएम हो, सबके मन में विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्पष्ट स्थिति बन चुकी है, दिमाग में तस्वीर साफ है, या थोड़े वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में? 10 सेकंड में सर। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर रहे हैं। बाकी दल कंफ्यूजन में है, गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। सिर्फ 2 पार्टियां भी चुनाव की तैयारी में आगे बढ़ रही हैं, बाकी लोग अभी रिहर्सल कर रहे हैं। कुछ थोड़ी दूर गए हैं, कुछ बिल्कुल जाने की तैयारी में। 2 पार्टियां इस समय बिल्कुल चुनाव की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए वैनाश मिश्रा साहब, झारखंड की राजनीति को समझाते हुए अनुभवी पत्रकार, और ये बताते हुए कि दलों ने अपने हिसाब से, कुछ दलों ने अपने हिसाब से तैयारी की है और कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में है, लेकिन जनता क्या वो कंफ्यूजन की स्थिति में है? डीएनए के माध्यम से लगातार हम स्थिति को स्पष्ट करने की आगे भी कोशिश करेंगे। फिलहाल आज मेरे साथ इतना ही। फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपनी राय देना मत भूलिएगा। यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से लाइव टीवी भी देख सकते हैं। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।